24 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। तो आज की करंट अफेयर कुछ इस प्रकार है। प्रधानमंत्री द्वारा डिब्रूगढ़ असम में 10,601 करोड़ की लागत से शुरू की गई अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना के संदर्भ में AVFCCL के गठन का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है बिल्कुल नए स्थान पर उर्वरक उत्पादन की शुरुआत करना, आधुनिक ऊर्जा कुशल तकनीक के साथ उर्वरक उत्पादन को पुनर्जीवित करना और आयात पर निर्भरता घटाना, केवल पश्चिम बंगाल और बिहार की उर्वरक मांग को पूरा करना, या वर्ष 2025 तक संयंत्र का परिचालन पूरी क्षमता के आधार पर प्रारंभ करना। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधुनिक ऊर्जा कुशल तकनीक के साथ उर्वरक उत्पादन को पुनर्जीवित करना और आयात पर निर्भरता घटाना। ठीक है, तो दोस्तों यह परियोजना नवनिर्मित असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसका मुख्य लक्ष्य नामरूप स्थित पुराने संयंत्र को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड करना और भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है ताकि विदेशों से आयात कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में आयोजित अंडर 19 एशिया कप फाइनल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है जो पाकिस्तान की जीत को ऐतिहासिक बनाता है? ऑप्शन है, समीर मिन्हास ने फाइनल मैच के दौरान शतक 200 प्लस रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, पाकिस्तान ने भारत को हराकर पहली बार अंडर 19 एशिया कप का एकल खिताब जीता है, भारतीय टीम अंडर 19 एशिया कप के इतिहास में पहली बार किसी फाइनल में 190 से अधिक रनों से हारी है, यह पाकिस्तान का अब तक का तीसरा अंडर 19 कप खिताब है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने भारत को हराकर पहली बार अंडर 19 एशिया कप का एकल खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करें, पहले पाकिस्तान ने 2013 में भारत के साथ खिताब साझा किया था, लेकिन यह पहली बार है जब उन्होंने अकेले एकल विजेता के रूप में यह ट्रॉफी जीती है। समीर मिन्हास ने 172 रन बनाए थे जो शतक था, लेकिन दोहरा शतक नहीं था। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, कोलकाता में आयोजित IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो सुखमन सिंह ने यह खिताब जीतकर दुनिया के सबसे पुराने एमेच्योर स्ट्रोक प्ले टूर्नामेंट की जीत की है। फाइनल मुकाबला 36 होल मैच प्ले फॉर्मेट में खेला गया, जिसमें सुखमन सिंह ने हरमन सचदेवा को हराया। यह चैंपियनशिप पहली बार 1982 में इंडियन गोल्फ यूनियन IGU द्वारा शुरू की गई थी। सुखमन सिंह के पिता सिमरजीत सिंह इस खिताब को जीतने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइनल मुकाबला 36 होल मैच प्ले फॉर्मेट में खेला गया, जिसमें सुखमन सिंह ने हरमन सचदेवा को हराया। ठीक है, तो यह टूर्नामेंट जो है दोस्तों 1892 से आयोजित हो रहा है और यह दुनिया का सबसे पुराना एमेच्योर मैच प्ले टूर्नामेंट है। फाइनल में सुखमन सिंह ने हरियाणा के हरमन सिंह सचदेवा को 36 होल के फॉर्मेट में 29वें होल पर ही हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, स्मृति मंधाना, नाम याद रखना, स्मृति मंधाना द्वारा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने के संदर्भ में कौन सा कथन उनकी इस उपलब्धि की विशेषता को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन है, वह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी, उन्होंने सूजी बेट्स की तुलना में कम गेंदों 3227 गेंदें का सामना करते हुए सबसे तेज 4000 रन पूरे करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, या फिर यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने दुबई में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच के दौरान हासिल की, या फिर स्मृति मंदाना अब पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 4000 रन बनाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्होंने सूजी बेट्स की तुलना में कम गेंदों में 3287 गेंदें का सामना करते हुए सबसे तेज 4000 रन पूरे करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों, और बात करें स्मृति मंदाना, तो यह भारत की पहली और विश्व की दूसरी खिलाड़ी है। पहली खिलाड़ी कौन है, जो न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स है। ठीक है, और स्मृति मंदाना जो है उनकी ये विशेषता है कि उन्होंने केवल 3227 गेंदों में यह रन बनाए, जो कि सूजी बेट्स की 3675 गेंदों से काफ़ी तेज है। यह रिकॉर्ड विशाखापत्तनम में बना था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए PSR J 2322 265
0B की नींबू जैसी आकृति और इसके अद्वितीय वायुमंडल का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? यह पल्सर के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली ज्वारीय विकृति है और ऑक्सीजन रहित कार्बन समृद्ध संरचना का परिमाण है। यह ग्रह अपने तारों से बहुत दूर स्थित है, जिससे अत्यधिक ठंड के कारण इसके वायुमंडल में बर्फ जम गई है और आकृति बदल गई है। यह ग्रह एक सामान्य सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा कर रहा है, जिसके कारण इसकी बाहरी सतह पर तरल जल वाष्प की प्रचुरता है। या पल्सर के तीव्र विकिरण के कारण इसके वातावरण में केवल नाइट्रोजन और मीथेन गैसों का संचय हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि यह पल्सर के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली ज्वारीय विकृति और ऑक्सीजन रहित कार्बन समृद्ध संरचना का परिणाम है। ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें इस ग्रह की, तो यह ग्रह पल्सर के बहुत करीब केवल 10 लाख मील है। ठीक है, जिसके तीव्र गुरुत्वाकर्षण ने इसे खींचकर नींबू जैसा आकार दे दिया है, यानी कि ज्वारीय विकृति ने इसे नींबू जैसा आकार दे दिया है। इसके वायुमंडल में जल वाष्प या ऑक्सीजन की जगह कार्बन और हीलियम की प्रचुरता है, जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी डेल्टा में स्मूथ कोटेड उदबिलाव, नाम याद रखना, स्मूथ कोटेड उदबिलाव के संरक्षण हेतु शुरू की गई विशेष पहल के संदर्भ में कौन सा कथन इसकी पारिस्थितिक और कानूनी स्थिति को सही ढंग से स्पष्ट करता है? ऑप्शन है, यह प्रजाति केवल खारे पानी मैंग्रोव में जीवित रह सकती है और इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया गया है। उदबिलाव मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव संकेतक और भारत में इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है। या फिर तमिलनाडु सरकार ने इसे परियोजना के लिए 20 करोड़ का बजट आवंटित किया है ताकि इन्हें समुद्र के गहरे पानी में स्थानांतरित किया जा सके। या इन उदबिलाव के सामाजिक समूह को बीवी कहा जाता है और ये मुख्य रूप से कीटनाशकों को खाकर नदी के प्रदूषण को कम करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इसका ठीक आंसर हो जाएगा, उदबिलाव मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र के जैव संकेतक है और भारत में इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें स्मूथ कोटेड उदबिलाव की, तो ये आर्द्र भूमि और मीठे पानी के स्वास्थ्य के सूचक है, यानी कि जैव संकेतक वगैरह। ठीक है, इन्हें भारत के वन्य जीव संरक्षण की अधिनियम सूची 1 में रखा गया है, जो इन्हें बाघों के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। समझ लो कि जैसे बाघ को जिस हिसाब से कानूनी सुरक्षा प्रदान होती है, उसी तरीके से इन उदबिलाव को भी सुरक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेक्सिको के वाल्कान दे मोंतेजुमा में मिली 1000 साल पुरानी घनाकार खोपड़ी के वैज्ञानिक विश्लेषण के संदर्भ में इस खोज की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ऑप्शन है, यह खोपड़ी प्राकृतिक आनुवंशिक उत्परिवर्तन का परिणाम है जो केवल उत्तरी मेक्सिको के कबीलों में पाया जाता है। या मेसो अमेरिका में पहली बार पैरेललिपाइपेड यानी कि घनाकार कपाल विकृति का प्रमाण मिला, जबकि अब तक केवल लंबाकार या शंकु आकृतियां ही ज्ञात थी। इस खोपड़ी का आकार मृत्यु के पश्चात कब्र के दबाव के कारण बदला है, जिसे पुरातत्वविदों ने सांस्कृतिक परंपरा मान लिया है। या फिर यह तकनीक केवल वयस्क होने पर सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए सर्जरी के माध्यम से अपनाई जाती थी। तो दोस्तों, इसका ठीक आंसर हो जाएगा, मेसो अमेरिका में पहली बार पैरेललिपाइपेड यानी कि घनाकार कपाल विकृति का प्रमाण मिला है, जबकि अब तक केवल लंबाकार या शंकु आकृति ही ज्ञात थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेसो अमेरिकी सभ्यताओं में सिर को कृत्रिम रूप से विकृत करने की प्रथा पहले से ज्ञात थी, लेकिन इस क्षेत्र में घनाकार स्वरूप पहली बार देखा गया है। यह प्रक्रिया बचपन यानी कि शैशवावस्था में पट्टियां और लकड़ी की पट्टिकाएं बांध कर की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में 22 दिसंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय गणित दिवस के ऐतिहासिक और अकादमिक संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, यह दिवस 1987 में रामानुजन की जन्मशती के अवसर पर घोषित किया गया था ताकि प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो सके। श्रीनिवास रामानुजन के बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के संख्या सिद्धांत और अनंत श्रेणियों में क्रांतिकारी योगदान दिया।
राष्ट्रीय गणित दिवस का मुख्य उद्देश्य केवल जटिल बीजगणितीय सूत्रों को रटने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना है, या इस दिवस की आधिकारिक घोषणा भारत सरकार द्वारा 2005 में की गई थी? तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन ने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के संख्या सिद्धांत और अनंत श्रेणियों में क्रांतिकारी योगदान दिया, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए MIL-GEM युद्धपोत समझौते के संदर्भ में PNS खैबर के शामिल होने का तकनीकी और रणनीतिक महत्व क्या है? ऑप्शन है, यह पाकिस्तान का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे कराची शिपयार्ड में विकसित किया गया। यह एक बहुउद्देशीय कॉर्वेट है जो सतह पनडुब्बी रोधी और हवाई सुरक्षा अभियानों में सक्षम है, और यह इस समझौते के तहत शामिल होने वाला दूसरा पोत है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य केवल हिंद महासागर में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की निगरानी करना है, या बेल्जियम समझौते के तहत सभी 4 युद्धपोतों का निर्माण केवल तुर्की के इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में ही किया जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा, यह एक बहुउद्देशीय कॉर्वेट है जो सतह पनडुब्बी रोधी और हवाई सुरक्षा अभियानों में सक्षम है, और यह इस समझौते के तहत शामिल होने वाला दूसरा पोत है। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के संदर्भ में कौन सा तथ्य इसके आर्थिक प्रभाव को सबसे बेहतर तरीके से स्पष्ट करता है? इस समझौते के तहत भारत ने ओमान के 100% उत्पादों पर आयात शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया है। ओमान ने मूल्य के आधार पर भारत के 99% से अधिक निर्यात को शून्य शुल्क कर दिया है या बाजार पहुंच प्रदान की है। यह समझौता केवल कच्चे तेल और गैस के व्यापार तक सीमित है, इसमें सेवाएं और पेशेवरों को शामिल नहीं किया गया है। ओमान में भारतीय कंपनियों को निवेश करने के लिए अब ओमान की सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ओमान ने मूल्य के आधार पर भारत के 99% से अधिक निर्यात को शून्य शुल्क बाजार पहुंच प्रदान की है। और यह समझौता अत्यंत व्यापक है जिसमें ओमान ने 98 से अधिक टेरिफ लाइनों जो मूल्य के हिसाब से 99% भारत निर्यात है पर 0 ड्यूटी पहुंच दी है। इसमें रत्न आभूषण, वस्त्रों और दवाओं जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा यह केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है बल्कि सेवाओं और पेशेवर की गतिशीलता को भी कवर करता है। डेली करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना हो। थैंक यू।